हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। आई एम विशाल सिन्हा। बिफोर डाइजेशन क्या है? डाइजेशन यानी डाइजेस्ट होना, यानी वो जो फूड पार्टिकल इनटेक किया गया न्यूट्रिशन के दौरान उस फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन करना। किस फॉर्म में? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये क्या है? यानी एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर देना, ऐसे फॉर्म में ब्रेक कर देना कि उस फॉर्म में बॉडी आसानी से उन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फर्क क्या है? पहले ये बात करते हैं। अगर डाइजेशन के मामले में देखें तो दोनों के डाइजेशन में फर्क क्या है? ये फर्क है कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, लेकिन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है? एक ही सेल होता है, उसी सेल से सारे के सारे प्रोसेस को वो आगे प्रोसीड करेगा। यानी कहेंगे उसका माई बाप बस क्या है? एक ही है। नेक्स्ट, अभी जो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा यहाँ, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड मे बी टेकन थ्रू इट्स एंटायर सरफेस। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक एडवांटेज कह सकते हैं कि वो अपने बॉडी सरफेस से, पूरे बॉडी सरफेस से फूड को इंटेक कर सकता है। कैसे? उसका एक एग्जांपल देखते हैं, अमीबा। अमीबा के बारे में बताने से पहले एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, जो आप नीचे कमेंट्स में आप बताओगे। अमीबा कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, ये बताना आपको। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। फ्रॉम विच किंगडम अमीबा बिलोंग्स। नेक्स्ट, अमीबा में देखते हैं अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन करता है और डाइजेशन करता है। ये दोनों प्रोसेस, इसमें न्यूट्रिशन भी देख रहे हैं। पहले याद करो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने 3 टाइप का न्यूट्रिशन बताया था। कौन कौन? होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक। तो और वहां ये बात भी मैंने कही थी कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। तो ये ऑर्गेनिज्म होलोजोइक टाइप का ही न्यूट्रिशन शो करता है। अगर देखें यहाँ क्या फूड पार्टिकल है, ये अमीबा बेचारा बैठा हुआ यहाँ और उसको दिख गया कि वो फूड पार्टिकल है, उसको मुझे इनटेक करना है, यानी खाना है। अब उसके पास तो फीट है नहीं, पैर है नहीं, वो उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने कुछ स्ट्रक्चर को, इसी सेल मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कुछ आगे की तरफ आउटग्रोथ निकालेगा, जिसको स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। पहले भी मैंने बोला था कि साइंस में टॉपिक देख के ही एज्यूम कर सकते हैं कि कहना क्या चाहता है। श्यूडो, श्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। श्यूडो वर्ड कहीं भी आज के बाद देखना तो उसका मतलब क्या समझना? फॉल्स। पोडिया, पोडिया, पोडा, ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होगा? लेग, यानी फॉल्स फीट। यानी ये इसका फॉल्स फीट है, जो सचमुच नहीं है लेकिन झूठ मूठ का फीट उसको कह सकते हैं। तो ये फूड पार्टिकल की तरफ ये क्या हुआ? ये फॉल्स फीट आगे की तरफ बढ़ा, फिर ये स्यूडोपोडिया इस फूड पार्टिकल के ऊपर क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहा जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कह सकते हो कि वो एंजाइम जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो वो एंजाइम इसके अंदर सीक्रेट होगा और इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा। अभी भी बात किया था कि डाइजेस्ट करने का मतलब उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देना। उस छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने के बाद क्या करेगा? वो अपने साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेगा, डिफ्यूज कर लेगा। और ये प्रोसेस को डिफ्यूजन भी कहते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू ही फूड को इनटेक करता है। अब क्या होगा? अब जितना डिफ्यूज एब्जॉर्ब करने वाला टाइप का पार्ट था वो तो कट गया, फिर इसमें वेस्ट भी रिलीज होते हैं। अब उस वेस्ट को क्या करेगा? उस वेस्ट को ये अमीबा अपने इस सेल मेम्ब्रेन की तरफ ले जाएगा और डिफ्यूजन के थ्रू अपने सेल मेम्ब्रेन से बाहर उस वेस्ट को ही रिलीज कर देगा। तो इस अमीबा में ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये डाइजेशन प्रोसेस, न्यूट्रिशन प्रोसेस, ज्यादातर प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं? किस चीज के थ्रू होते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन याद होगा आपको कि किसी भी चीज का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस चीज को ध्यान देंगे। उसी फंक्शन को मैंने नीचे लिखा, अमीबा यूज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन का यूज करता है, जिसको क्या कहते हैं? किस लिए यूज करता है? वो कैप्चर करने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए, खाने के लिए, जिसको स्यूडोपोडिया में कहते हैं और इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं। These pseudopodia fuse over food particle. These pseudopodia fuse over food particle and then form a food vacuole. इसको फूड वैक्यूल कहेंगे। फ्यूज होने के बाद फूड वैक्यूल बन गया और फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है उस फूड का, और ब्रेकडाउन होने के बाद जो भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी वेस्ट है वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूव होता है और उसके सेल सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये था अमीबा में डाइजेशन। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन या फिर ये जो फूड का इंटेक है वो पर्टिकुलर सरफेस से होता है। यानी ये अमीबा अपने किसी भी सरफेस से फूड का इंटेक कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसके थ्रू ही फूड की एंट्री हो सकती है उनके बॉडी के अंदर। वो ऑर्गेनिज्म है पारामीशियम। पारामीशियम देखा जाए तो पारामीशियम में कोई पर्टिकुलर रीजन होता है जिसके थ्रू फूड की एंट्री होती है। उस रीजन को जनरली माउथ के नाम से ही जानेंगे फिलहाल। ये क्या होता है? जब फूड पार्टिकल वहां होता है तो ये पारामीशियम जनरली एक्वेटिक नेचर का, यानी ये वाटर के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन जो लोकोमोशन शो करे। लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन यानी मूवमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट, एक अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में जाए, इस चीज को लोकोमोशन कहेंगे। यहाँ क्या करता है? ये सीलिया इसको फूड पार्टिकल को इनटेक करने में हेल्प करता है। किस तरीके से? इस सीलिया का मूवमेंट होता है अंदर की तरफ,
ये अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा ये सीलिया, और फूड पार्टिकल की एंट्री करा देगा इसके अंदर, जिसके थ्रू उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। न्यूट्रिशन कंप्लीट होने के बाद जब इस ऑर्गेनिज्म का वेस्ट रिलीज होने का टाइम आएगा तो वो वेस्ट अपने बॉडी सर्फेस से भी रिलीज कर सकता है। पारामीशियम का शेप देखें तो वो फिक्स होता है, अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन पारामीशियम फिक्स शेप का है, जिसको स्लीपर शेप भी कह सकते हैं, यानी चप्पल के आकार का। फूड क्या होता है, मूव होता है वाटर करंट से इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस कर देता हूँ। इस पारामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है मैक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो ऐसे बहुत कम ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो बाई न्यूक्लिएटेड है, जिनके अंदर 2 न्यूक्लियस है, ध्यान में देंगे इस चीज को। दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी वाटर के अंदर ये ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो लगातार वाटर का ज़्यादा एंट्री बॉडी के अंदर ना हो, तो लगातार इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या करता है, इस वाटर को बाहर रिलीज करते रहता है। इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो यही तक था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है। The definition of digestion is it is the process of conversion of complex food substances to simple and absorbable form by the help of digestive enzymes is called digestion. पहले ही बात किया था मैंने, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ देना, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से। इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम में सारे ऑर्गन दिखाए गए हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर बात करूं सिस्टम क्या होता है, सिस्टम अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कह सकते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गन मिलकर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। यहाँ मैं इमेजिनेशन के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि सोचो जब दुनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ होगा, तो एक इमेजिनेशन समझने के लिए बस कर रहा हूँ। मान लो भगवान ने एक ट्यूब बनाई होगी, इस ट्यूब में क्या किया होगा, इस ट्यूब के बीच में फूंक मार दी होगी और वो ट्यूब ऐसा हो गया होगा, और यही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह लगता है। सोचने वाली बात, मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखो, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है, यानी ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप की तरह, जिसमें एक रीजन क्या है, वो फूला हुआ रीजन है जो स्टोमक है, और इस स्टोमक से 2 चीजें और जुड़ी हुई है। कौन कौन, लीवर और पैनक्रियास। लीवर और पैनक्रियास इस ट्यूब में 2 अलग अलग ऑर्गन्स, ऐसा माना जा सकता है कि जुड़े हुए, अलग अलग ऑर्गन्स जुड़े हुए इस ट्यूब के अंदर। इन दोनों ऑर्गन्स को कहा जाता है एक्सेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सेसरी पार्ट मतलब वो पार्ट जो डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सहायक पार्ट है, ये मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि ये इस पाथवे के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है। कौन, लीवर और पैनक्रियास। इस पाथवे के अंदर कौन कौन आता है, इस माउथ से लेके फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखिएगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और लीवर और पैनक्रियास को क्या कहते हैं, एक्सेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसको, इस सारे सिस्टम के सारे नेम को देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला है माउथ। अगर किसी भी फूड का इंटेक होता है तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से। तो माउथ में सबसे पहले जो आएगा वो टीथ आएगा, लेकिन टीथ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तभी भी जान लेते हैं टीथ के बारे में। माउथ को एक और नाम से जाना जाता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। क्या, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी यानी इस माउथ के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं, कौन कौन, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। माउथ में पहले टीथ देख लेते हैं, टीथ। ये शॉर्टकट आप जान सकते हो थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके सिमिलर पोर्शन को कहा जाता है टूथ। हमारे माउथ के अंदर कितने टीथ होते हैं, एक एडल्ट के अंदर 32 टीथ होते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। टीथ टोटली 4 टाइप होते हैं, ICPM। ये ट्रिक है इसको याद करने का। ICPM, आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्री मोलर, और एम का मतलब मोलर। यानी हमारे माउथ में सिर्फ 4 ही टाइप के टीथ। बचपन में आपने शायद पढ़ा होगा इन टॉपिक्स को, काफी आसान है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 10th के सिलेबस में नहीं है, तभी भी आप जान सकते हो इस चीज को। इंसीजर, नाम से लगता है सीजर, यानी वो टीथ जो सीजर यानी सीजिंग का यानी कटिंग का काम करता है। अगर कोई एप्पल आपको मिले खाने के लिए तो उस एप्पल में जिस टीथ का यूज करोगे वो इंसीजर होगा। कैनाइन टीयरिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी भी फूड पार्टिकल को फाड़ने के लिए, यानी चिकन खाने टाइम अगर लेग पीस खा रहे हो तो आप कैनाइन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर दोनों ग्राइंडिंग का काम करता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का काम करता है। इसका जो नंबर है वो याद रखना है। इसका एक फॉर्मूला है, इसको ट्रिक भी समझ सकते हो, ICPM, उसके नीचे 2 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला बनाया गया कि कैसे हम याद कर सकते हैं कि कितने टीथ इंसीजर है, कितने कैनाइन है, कितने ये दोनों है। हमारा जो माउथ है इसमें 2 जॉ है, ये नीचे वाला जॉ और ऊपर वाला जॉ। अगर किसी एक जॉ को ले लें तो जैसा ऊपर वाले जॉ में जैसे टीथ का अरेंजमेंट है, सेम टू सेम नीचे वाले जॉ में भी है। तो मान लीजिए मैं ऊपर के जॉ को ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। इसमें जितने सारे भी टीथ है 16 टीथ होने चाहिए,
16 16 32। अगर इस जॉ को मैं इसको डिवाइड करूँ, इक्वली डिवाइड करूँ, तो ये जो फॉर्मूला 2 1 2 3 वो एक तरफ के टिथ का ही सिम्बलाइजेशन शो करता है, यानी एक तरफ के टिथ का नंबर बताता है कि किधर हो कितना होगा, यानी एक जॉ के आधे पार्ट में कितना टिथ होगा, और वही टिथ क्या होता है इधर रिपीट होता है, ऊपर जितना टिथ वो टिथ नीचे रिपीट होता है। इंसीजर 2, यानी इस हाफ जॉ में 2 इंसीजर होगा, यानी 2 इंसीजर होगा इस तरफ और 2 इंसीजर इस तरफ, टोटल एक जॉ में कितने इंसीजर, 4 इंसीजर। तो ये हाफ जॉ का फॉर्मूला है। वैसे ही कैनाइन एक जॉ में, एक जॉ के हाफ पोर्शन में एक, यानी एक जॉ के अंदर 2 कैनाइन, तो टोटल माउथ में 4 कैनाइन, तो इसलिए सी के नीचे 1 लिखा हुआ। प्रीमोलर भी इंसीजर की तरह 2 होगा एक तरफ, 2 उधर और 4 नीचे। और मोलर 3 होते हैं इधर, और वैसे ही 3 इधर होंगे, और ऊपर जब 6 होंगे तो नीचे भी 6 होंगे। तो इसको याद कर सकते हो, इंसीजर ICPM 2123, ICPM 2123। तो ये हमारा टिप था। अब देखते हैं माउथ के अंदर। माउथ के अंदर कौन से ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, अभी भी बात किया था, पैरोटिड ग्लैंड जो कि ईयर के पास प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है, पैरोटिड ग्लैंड के बाद सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी के बाद सब लिंगुअल ग्लैंड। मैक्सिलरी यानी इस रीजन को मैक्सिला रीजन कहते हैं, इसके बैक साइड में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए सब मैक्सिलरी कहा जाता है। सब लिंगुअल कहने का ये मतलब है कि ये हमारे टंग के नीचे होता है, इसलिए लिंगुआ वर्ड का मतलब होता है टंग। तो ये तीनों का काम क्या है, सलाइवा का सिक्रीशन करना, और सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है उसी सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। इसका फंक्शन एक साथ मैं बताऊंगा, अभी बस इसके पार्ट्स के बारे में पढ़। अगर जैसे फूड को हम क्या करते हैं, माउथ के अंदर टिप के थ्रू उसकी ग्राइंडिंग होगी, यानी उस फूड सबस्टांस को छोटे से छोटे पार्टिकल में तोड़ेंगे, और हमारे माउथ में सलाइवा होता है, उसी सलाइवा के अंदर ये एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो एक दिन में हम लोग सलाइवा रिलीज करते हैं माउथ से अबाउट 1.5 लीटर, यानी एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा हम लोग सिक्रीट करते हैं अपने माउथ से। यहाँ देखने वाली बात है। नेक्स्ट है फूड पाइप ओइसोफेगस, इसको ओइसोफेगस भी कहते हैं या फिर इसोफेगस भी कहते हैं या फूड पाइप भी कहते हैं इसको। तो ये क्या करता है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप फूड को यहाँ ग्राइंड किए, उस फूड का नाम फूड ना होकर एक नाम हो जाता है, वहाँ बोलस कहते हैं, यानी चबाने के बाद उस माउथ में फूड को बोलस कहा जाता है। उसके बाद इसोफेगस में आए, इसोफेगस में एक तरीके का मूवमेंट चलता है जिसको कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। किसके अंदर चलता है, इसोफेगस के अंदर। यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहेंगे, चर्निंग नहीं कहेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी इस ओएसोफेगस के अंदर लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि जो फूड है वो स्टोमक की तरफ ही जाए और कहीं ना जाए। यानी अगर हम खाना खाने की कोशिश करें किस तरीके से, सर नीचे पैर ऊपर करके, तभी भी हमारा जो फूड है वो स्टोमक में ही जाएगा, ना कि ब्रेन में चला जाएगा, ना कि ऊपर फंसा रह जाएगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा इसके अंदर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन द फूड पाइप। और ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, लेकिन स्टोमक में जाने के बाद इस मूवमेंट को कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। नहीं भी याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको याद रखना है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट है स्टोमक। जैसे इस माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट होते हैं, इसोफेगस में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है, ये बस एक पाथवे प्रोवाइड करता है फूड को स्टोमक तक पहुंचने का। स्टोमक में देखें तो ये एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसी स्टोमक में फूड आता है, और इस स्टोमक में 3 चीजें का रिलीज होता है, HCl का, एक पेप्सिन एंजाइम है, और नेक्स्ट है म्यूकस। याद रखना है कौन कौन, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, पेप्सिन ये एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और दूसरा म्यूकस, जो म्यूकस ये स्टोमक में रहता है। रीजन क्या है इसका पहले सुन लो। HCl बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, इतना ज्यादा एसिडिक है अगर अपने स्किन पे गिराए तो हमारा स्किन जल जाए, उतना ज्यादा एसिडिक फॉर्म हमारे स्टोमक के अंदर रहना काफी मुश्किल है। इसीलिए इस स्टोमक के चारों ओर एक मेम्ब्रेन का लेयर होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन क्या करता है, ये HCl से स्टोमक के इनर वॉल को बचाता है, यानी अगर ये म्यूकस ना हो, म्यूकस का मेम्ब्रेन ना हो, तो ये स्टोमक डैमेज हो सकता है। तो देखेंगे आगे इस एंजाइम का भी फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लीवर और पैनक्रियास। लीवर के बारे में याद रखना, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, यानी बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा। वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और ये गॉल ब्लैडर के थ्रू ही इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट होगा। ये स्टोमक खत्म होते ही इसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पैनक्रियास भी एंजाइम सिक्रीट करता है, जैसे ये बाइल जो सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं इसके थ्रू, बस ट्रिप्सिन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
और पूरे इंजाइमिक इसके पूरे इंजाइम के ग्रुप को पैनक्रियाटिक इंजाइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किसी ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। कैसे? अगर किसी हर्बीवोरस एनिमल में देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा होगा, कार्निवोरस में देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होगा वो स्मॉल होगा। रीजन क्या है? फूड का डाइजेशन स्टोमक पे क्यों होता है, इसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जितना छोटा टूटना था फूड के सबस्टांस फूड को पार्टिकल्स में टूट गया, अब यहाँ से क्या होगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो चलेगा आगे की तरफ। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जनरली 6 मीटर मैंने लिखा है, जनरली 6 मीटर ही हमारे अंदर होते हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वैरी करता है। जैसे अगर कोई हर्बीवोर्स है तो हर्बीवोर्स अगर प्लांट्स को खाता है तो प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज, यानी प्लांट्स को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा होगा। और किसी लायन को देख लें उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कम होगा। यानी अगर पूछें कि किसमें इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, लायन में या फिर डियर में? डियर में, क्योंकि डियर हर्बीवोर्स, उसको सेलुलोज डाइजेस्ट करना है, और लायन क्या है, कार्निवोर से उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। तो प्रोटीन का डाइजेशन के लिए तो एंजाइम यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखेंगे। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और टर्म याद रखना है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं विलाई। विलाई, ये विलाई क्या होता है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतना ज्यादा फूड जो इसके आसपास घूमेगा वो इसके अंदर आ सकता है। यानी अगर ये प्लेन ना होकर ऐसे है तो ज्यादा फूड यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, यानी ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। किसके सरफेस एरिया को? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो पाए। अब जितना ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होना था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, अब जो वो फूड का वो पार्ट जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो कहाँ जाएगा, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन में जो पार्ट है इसको कहते हैं असेंडिंग कोलॉन, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन और इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। ये लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड से एक काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी ये बहुत मेन रोल है लार्ज इंटेस्टाइन का। डाइजेशन में कोई रोल नहीं प्ले करता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जितना ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सकता है ये करेगा, यानी बॉडी वाटर कंजर्वेशन कर रहा है। नेक्स्ट है, ये सिग्मोइड कोलॉन तक पहुंचेगा, वहां से रेक्टम में आएगा, रेक्टम में स्टोरेज होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, और ये एनस, एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। यहाँ एक टर्म लाना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये मैं इवोल्यूशन में भी आपको बताऊंगा, इवोल्यूशन चैप्टर में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स भी इसको कहा जा सकता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी किसी जमाने में जब हम लोग घास फूस खाते थे उस रीजन में ये वेल डेवलप्ड ऑर्गन था, अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, अनडेवलप हो गया या वेस्टिजियल हो गया। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण अपेंडिक्स को ऑपरेशन करना पड़ता है, इसको रिमूव करना पड़ता है क्योंकि इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंजाइम। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक पेज दिख रहा होगा, एक टेबल दिख रहा होगा, उसमें एंजाइम पहले देख। जो फर्स्ट ऑर्गन दिया गया है आपको इस टेबल में वो है माउथ। माउथ में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 टाइप्स मैंने पहले भी बताया आपको कौन कौन, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये जो सिक्रीट करते हैं वो एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि सिक्रीट होगा किसके साथ, सलाइवा के साथ। और ये एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, यानी इसको तोड़ेगा ग्लूकोज फॉर्म में या फिर सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है, फूड है, जिसका डाइजेशन सबसे पहले माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में 30% डाइजेशन हमारा माउथ में कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। नेक्स्ट है स्टोमक। स्टोमक में जो ग्लैंड्स होते हैं वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करते हैं, पहले मैंने बोला था एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस। एचसीएल का फंक्शन बता दिया था। कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया आ गए उन बैक्टीरिया को किल करता है ये एचसीएल, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट है। दूसरा, पेप्सिन नाम का एक जो एंजाइम है, अब उसका नखरा क्या है कि वो तभी काम करेगा जब ये इन्वायरमेंट एसिडिक होगा, तब उसको एसिडिक इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एचसीएल, तब वो काम करेगा, तो एक्टिव होगा और प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है म्यूकस। म्यूकस पहले बताया था स्टोमच में सिक्रीट होता है, और यह म्यूकस मेम्ब्रेन एक फॉर्मेशन होता है स्टोमक के इनर वॉल में। रीज़न क्या है, ताकि एचसीएल से उस स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 चीज़ों का सिक्रीशन आकर ऐड होता है, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट में, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम पार्ट में लीवर का सिक्रीशन होगा। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, जो कि स्टोर कहाँ होता था, गॉल ब्लैडर में। ये लीवर का काम क्या है, ये लीवर ब्रेक डाउन करता है फैट मॉलिक्यूल्स का, यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई मुश्किल डाइजेशन होता है वो फैट का डाइजेशन होता है। तो ये फैट का डाइजेशन ये बाइल जूस ही करता है। साथ ही साथ ये
उस मीडियम को अल्कलाइन यानी बेसिक बनाता है, क्योंकि स्टोमक में भी कैसा मीडियम था, एसिडिक मीडियम था। अब जैसे फूड आया वो तो एसिडिक मीडियम से आया, तो उसके अंदर अल्कलाइन बेसिक मीडियम बनाता है बाइल जूस। क्यों बनाता है उसको आगे देखते हैं। पैनक्रियास देखते हैं। पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक जूस, इसमें फर्स्ट है अमाइलेज। अमाइलेज टर्म आपको ध्यान में आते ही कहीं ना कहीं ध्यान में आना चाहिए क्या, यानी ये वैसा एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करे। अमाइलेज सामने लिखा है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करेगा या सिंपल शुगर में चेंज करेगा। दूसरा ट्रिप्सिन। देखो ट्रिप्सिन पेप्सिन जैसा कि नाम देख रहे हो दोनों सेम है, फंक्शन भी दोनों का सेम है, बस नखरा अलग अलग है। ट्रिप्सिन के नखरे क्या है कि ये तभी एक्टिव होता है जब इसको बेसिक मीडियम यानी ये एसिडिक में काम नहीं करेगा, ये पेप्सिन की तरह एसिडिक में काम नहीं करेगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए बाइल जूस का सिक्रेशन होता है ताकि ये ट्रिप्सिन एक्टिव हो और उस प्रोटीन का डाइजेशन करे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड में चेंज करे। बहुत बच्चों को ये भी क्वेश्चन होगा तो प्रोटीन तो वहाँ डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ क्यों होगा। इसका रीज़न ये है बच्चों के ये प्रोटीन्स अगर कुछ छूटा हुआ पार्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स अगर पूरी तरीके से वहाँ ना डाइजेस्ट हो पाए तो वो आगे जाकर ट्रिप्सिन के थ्रू डाइजेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वो जो फैट ग्लोब्यूल्स, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ा गया था लार्ज फैट से, उस फैट ग्लोब्यूल्स का डाइजेशन करेंगे, क्योंकि उस फैट को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करेंगे ये एंजाइम लाइपेज। तो ध्यान देने वाली बात है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। और फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। तो इसीलिए सबसे मुश्किल फैट को डाइजेस्ट करना है। तो यही टेबल है, आपको बस ध्यान देना है एक चीज़ और, प्रोटीन्स हमेशा डाइजेस्ट होके ब्रेक होके क्या होगा, अमाइनो एसिड में चेंज करेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में करेगा और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में।